नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। 16 जनवरी 2021 की तारीख और दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जब भी बात होगी, आज का जिक्र हमेशा किया जाएगा, क्योंकि आज से भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। राहत इंदौरी कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। भारत ने यह काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से किया है, वो बहुत कमाल का है और विश्व के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। और आज इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबको स्वस्थ रहना है और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो यही कि टीका भी लगना है और उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि मास्क भी लगाना है, 2 गज की दूरी भी रखनी है और अपने हाथों को भी स्वच्छ रखना है, यानी दवाई भी और कड़ाई भी। टीकाकरण को लेकर अभी भी बहुत से लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं। इसके साथ साथ अब से लेकर और जब तक टीकाकरण चलेगा हमें क्या करना है, बहुत विस्तार से समझेंगे विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लान। बहुत स्वागत डॉक्टर अरोड़ा आपका। हमारे साथ डॉक्टर समीरन पांडा, हेड एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन एंड डायरेक्टर नारी, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ICMR से। बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स। नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर जिप्म पौंडीचेरी से।
डॉक्टर अग्रवाल, बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। और जैसा कि हम सब ने देखा, आज आपने टीका लगवाया है, तो आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे आपसे कि टीका लगने के बाद जो कहा गया था कि 30 मिनट तक बैठना पड़ता है ये देखने के लिए, तो उस समय का वक्त और उससे पहले का वक्त मन में किस तरह के विचार थे और कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, कि हमारी जो कोविड की लड़ाई है वो एक, मैं कहूंगा, अंतिम चरण में पहुंच रही है कि अब हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे तो पैंडेमिक से निकल पाएंगे। जब मैं टीका के लिए वेट कर रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था, पिछले 10 महीनों की जो हमारी लड़ाई है और हमने इसको कैसे लड़ा है और कैसे हम इससे आगे निकले हैं। अपने केस फर्टिलिटी रेट भी हमने कम रखा है। हमारे कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई हो या वेंटिलेटर्स की कमी हो गई हो। सिचुएशन ऐसी थी 10 महीने पहले की पीपीईज और N95 की चिंता थी, और अब हम ऐसी स्थिति पे है कि हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम इससे आगे ही नहीं, हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट किया है। तो वैक्सीन लगाते समय मैं ये सोच रहा था कि अब अंतिम चरण आ गया और इसलिए एक बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हम बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन में जल्दी आ सकते हैं। वैक्सीन के बाद जब वेट किया तो मुझे यही लोगों को भी मैं चाहता था ये आश्वासन दूं और उनको ये बताऊं कि घबराने की बात नहीं है, वैक्सीन सेफ है, सबको लगाना चाहिए। और इस जो फॉल्स चीजें जो फैलाई जा रही हैं मीडिया में, उनके तरफ ना जाएं। हम अपने साइंटिस्ट पे, अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करें और आगे आके सब लोग वैक्सीन लगाएं, तभी हम अपनी मोर्टेलिटी कम कर पाएंगे, हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे और हमारी इकोनॉमी वो वापस ला पाएंगे। जो लोग वेकेशन पे नहीं जा पाए वो बाहर जा पाएंगे, स्कूल अच्छी तरह से खुल पाएंगे। तो देश वापस पटरी पे अगर जल्दी लाना है हमें, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। जी, और हमारे यहाँ पैनल में डॉक्टर अरोड़ा, आपने भी आज वैक्सीन लगवाई है। डॉक्टर अरोड़ा, आपका अनुभव कैसा रहा और आपने वैक्सीन कहाँ लगवाई, दिल्ली में ही या बाहर? धन्यवाद। मैंने अपना टीका पलवल के जिला अस्पताल में लगवाया। और जब अभी बात चल रही है तो मैं सोच रहा था कि पिछले 1 साल में हमारे देश ने एक ऐसा लचीलापन दिखाया है, रेजिलियंस जिसको कहते हैं जी, कि हर चुनौती को अवसर बना दिया हमने। जो हमारे यहाँ कमी थी उसको पूरा किया, पूरे कोविड की महामारी का मुकाबला भी किया और आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि साल भर के अंदर अंदर हम एक बिल्कुल नए ऑर्बिट में पहुंच गए, जहां पर अब अपनी आखिरी लड़ाई को तैयारी कर सकते हैं। और अभी तो खाली 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, लेकिन अगले 4-6 महीने में 6-7 वैक्सीन और आ जाएंगी। तो खाली हम अपनी देखभाल नहीं कर सकेंगे, हम अपने अड़ोसी पड़ोसी और बाकी मित्र देशों की भी देखभाल कर सकते हैं। तो बहुत ही गर्व जो है, मेरे को लगता है कम शब्द है, बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। और ये भी बताऊं कि सवेरे से करीब 7 घंटे हो गए हैं, अभी 8 घंटे मेरे को वैक्सीन लगाए हुए जी। और मैंने जानबूझ के अपने सीधे हाथ पे टीका लगवाया कि जो भाई आपका अगर वर्किंग हैंड है, जो आपका वर्किंग हैंड, जो वर्किंग हैंड है, अच्छा, लिखने और पढ़ने का काम करते हैं जी। तो मैंने सोचा कि अगर जरा से भी फर्क पड़ेगा तो मेरे को पता चलना चाहिए। लेकिन सचमुच ये है कि मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और बल्कि अभी अगर आप देखें तो उसमें यह भी नहीं पता चलता कि टीका कहाँ लगाया गया। कोई लाली नहीं है, कोई सूजन नहीं है, दर्द का कोई सवाल ही नहीं है और मैंने कोई दवाई नहीं ली है। तो सुरक्षा के मामले में पूरी तरह आश्वस्त। और मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इसमें कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी शब्द यूज किया कि दुष्प्रचार के बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें, पूर्णतः सुरक्षित है ये। और बार बार यही कहा जा रहा है कि सुरक्षित, क्योंकि कई बार हम भ्रांतियों में फंस जाते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है पोलियो और खसरा के बारे में, लेकिन ये पूर्णतः सुरक्षित टीका है। ये जो भ्रांतियां दूर करने की बात है और कुछ बातें जो कही जा रही हैं जिन पर ध्यान नहीं देना है, उन पर भी हम इसलिए बात करेंगे ताकि लोगों को सच्चाई ज़रूर पता चलनी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, एक बात आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कई जगह ये भी बात कही जाती है कि शायद कुछ लोगों में इसको लेकर डर भी हो सकता है कि वैक्सीन लगवाएं न लगवाएं, टेंटेटिव हो जाते हैं।
क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला, किसी ने आकर आपसे कहा हो कि मैं ये लगवाऊं ना लगवाऊं, किसी तरह की कोई शंका या कोई असमंजस की स्थिति आपने देखी किसी में? नहीं, ये तो कई लोगों में है, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी है जी। क्योंकि वो कई चीजें पढ़ते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कुछ क्या सच है और क्या गलत है, तो इसीलिए कई लोगों में ये डाउट्स होते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम उनको आश्वासन दें, हमको बताएं कि इस बारे में ना घबराएं वो, क्योंकि वैक्सीन जो है, उस जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं, चाहे वो हम कहें प्री क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान जो रखा जाता है वो सेफ्टी का है। इसलिए सब लोगों को ये पूरी तरह से मतलब श्योर होना चाहिए कि वैक्सीन जो है, और मैं भारत की ही नहीं सारे दुनिया की वैक्सीन की बात कर रहा हूं, वो इतने स्ट्रिंजेंट प्रोसेस के थ्रू जाती हैं कि सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन तब भी लोग ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि फलानी जगह पे इतने लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो गई या ऐसा हो गया, तो ह्यूमन नेचर है कि लोग घबरा जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि वी शुड लुक एट थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर, साइंटिफिक लिटरेचर को देखें, लोगों जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके ही हम आगे बढ़े। सोशल मीडिया या और कहीं से कुछ ऐसी खबर जो जिसमें कोई सच्चाई नहीं है उस पे ना जाए, क्योंकि उससे फिर यही डाउट्स पैदा होते हैं। जी, सोशल मीडिया ने तो काफी नुकसान किया है, क्योंकि वैक्सीन भारत में तो आज से लगनी शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर तो कोरोना का इलाज कई महीनों से चल रहा है। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जो साइंस बिहाइंड द वैक्सीन होती है उसको थोड़ा सा सरल शब्दों में जरा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं दुनिया भर में कि ये वैक्सीन सुरक्षित है या कम सुरक्षित है। जरा हमें आप समझाएं कि क्या प्रोसेस होता है वैक्सीन बनने तक का, संक्षेप में। जी डॉक्टर राकेश अग्रवाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर समीर, आपकी आवाज मुझे नहीं सुन रही है। जी, ये हम वो ठीक करने की अभी कोशिश करते हैं, दोबारा आपके पास लौटेंगे डॉक्टर। डॉक्टर अग्रवाल, अभी आप सुन सकते हैं हमें? उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम थोड़ी देर में दोबारा उनके पास लौटेंगे। डॉक्टर समीरन पांडा, यही सवाल, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? जो भी वैक्सीन हो उसका ऊपर हमारा उम्मीद क्या रहते हैं। एक है कि टीका लगवाने के बाद मेरा जो संक्रमण या वायरल इन्फेक्शन होने का चांस, हम लोग SARS-CoV-2 का बात कर रहे हैं, कोविड-19 डिजीज का बात हो रहा है इधर, तो वो कम हो जाए, ये पहला जो उम्मीद है या होप है ऑन द वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन का और सारे भी असर हो सकते हैं। आप साइंटिफिक तौर पर देखें तो मेरे को संक्रमण हुआ लेकिन सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कम हो गए, मतलब इतना कॉम्प्लिकेशंस या सिवियरिटी में मैं नहीं गया, ये भी एक वैक्सीन का असर हो सकता है। एंड फाइनली जो लोग बुजुर्गों हैं और उन लोगों का क्रॉनिक इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें वैक्सीन लगवाने से, मान लीजिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनका संक्रमण हुआ लेकिन डेथ होने का जो चांस थे वो कम हो गया। सो एक वैक्सीन का बहुत सारे असर हो सकता है, और कोई भी वैक्सीन ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि 100% वो संक्रमण को रोक लेंगे। लेकिन संक्रमण वैक्सीन लगाने के बाद होता है, तब भी बीमारी का जो असर हमारा ऊपर होता है वो कम हो जाता है, या कॉम्प्लिकेशंस या डेथ, ये सारे बहुत सारे इफेक्ट्स या इम्पैक्ट ऑफ द वैक्सीन ऑन अस ये हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है सभी प्रोत्साहित हो जाए और वैक्सीन लगवाए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये ज़रूर हुआ है कि सभी की जानकारी वैक्सीन को लेकर और स्वास्थ्य की जो पेचीदगियां हैं उनको लेकर काफ़ी पहले के मुकाबले जानकारी बढ़ गई है। डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूं। अच्छा, आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, हम दोबारा कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने के लिए। ओके। डॉक्टर अरोड़ा, एक बात जो लोगों के मन में जो हमने आशंका और शंकाओं की जो बात कही, जो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हाँ होता है, कुछ प्रश्न तो मन में होते हैं, लेकिन अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, जैसा भी डॉक्टर समीरन पांडा कह रहे थे कि कुछ चीजें हमें कंट्रोल जिस तरह से करनी है, वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है या क्या होना चाहिए?
क्या हम बीमारी को रोकना चाहते हैं, या हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं, या बीमारी हो जाए तो उसकी सिवियरिटी कम हो, या ये सब कुछ? तो जब भी टीकाकरण किसी को भी दिया जाए, जैसे बच्चों में दें, बड़ों में दिया जाए, उसके दो मकसद होते हैं टीकाकरण करने का। एक तो व्यक्तिगत प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी होती है बीमारी के प्रति, यानी कि जिस व्यक्ति को टीका दिया जा रहा है वो बीमारी को रोक सकता है, या अगर बीमारी इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से सीवियरिटी और मृत्यु होने की संभावना कम है। तो एक तो व्यक्तिगत लेवल पे हम उसका सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं जी। दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी टीकाकरण का कि सामाजिक और कम्युनिटी के लेवल पर हम उसका क्या प्रभाव देखेंगे। और ये देखा जाता है कि जब बहुत सारे लोग अगर संक्रमण से उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए तो अपने आप बीमारी खुद मर जाती है, वायरस इधर से उधर नहीं जा पाता और एक तरीके से खत्म हो जाता है। पोलियो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि व्यक्तिगत तौर पे भी हमने बचाव किया बच्चों का, और इसी तरीके से पूरे जो सामाजिक संक्रमण था उसको कम किया। यहाँ पर इस समय जो भारत में जो स्थिति है, पूरी दुनिया में कोविड-19 का टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य इस समय कि व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करी जाए। तो जैसे हमने अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हम उनको बचाना चाहते हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो, एक, और अगर इन्फेक्शन होता है तो बहुत हल्का होना चाहिए जिससे मृत्यु और सिवियरिटी की संभावना कम हो जाए। दूसरी ओर हमने देखा इस हमारे देश में जो 50 साल से ऊपर के हैं उनमें मृत्यु होने की संभावना करीब 17 से 20 गुनी ज़्यादा होती है जो 50 साल से कम है, क्योंकि सारी बीमारियां 50 के ऊपर होती हैं। तो अगर मैं उनको टीकाकरण करता हूं तो मैं वहां मृत्यु दर को बहुत कम कर सकूंगा, वहां संक्रमण कर सकूंगा। तो इस समय का जो उद्देश्य है हमारा टीकाकरण का कि व्यक्तिगत तौर पे हम उनको प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर सकें। इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर पड़ेगा कि समाज के अंदर वायरस का जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण है, उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन कितना हद तक आएगी इस समय कहना मुश्किल है। जी, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, माफ कीजिए, कुछ आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, अगर आपने लगातार ये हमारी अगर आपने चर्चा सुनी हो, हम आपसे वैक्सीन को लेकर एक बात हम जो समझना चाहेंगे वो ये कि वैक्सीन के डेवलपमेंट की जब बात आती है और रिसर्च की जो बात है, एक वैक्सीन को बनाने में कितनी स्टेजेस बहुत जरूरी हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं जो हम देखते हैं कि जो जाहिर की जाती हैं, क्योंकि एक उसकी सेफ्टी को लेकर होती है और दूसरी उसकी एफिकेसी को लेकर। लोग जब कई वैक्सीन होती हैं तो फिर तुलना भी करने लगते हैं, कंपैरिजन भी करने लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो वैक्सीन जब बनता है तो उसमें कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वैक्सीन को लैब में जब बनाया जाता है, इवन उसको बनाने में सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, डिजाइन करते हुए कि क्या चीजें मुश्किल कर सकती हैं तो उनको अवॉइड किया जाए। जी। सबसे पहले वैक्सीन को बहुत छोटे एनिमल्स को दिया जाता है, जैसे कि माइस एंड रैट्स। उनमें देखा जाता है कि उनमें कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं है और उनके अंदर वैक्सीन देने पर प्रतिरोधक शक्ति बन रही है कि नहीं बन रही। जी। वो होने के बाद उससे थोड़े बड़े एनिमल्स में, जैसे कि इस केस में हैमस्टर्स में ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद जो मनुष्य जैसे बाकी प्राइमेट्स हैं, जैसे कि बंदर हैं और वो सब हैं, उनके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जी। साथ में टॉक्सिसिटी के लिए कि कहीं उसके कोई बुरे असर तो नहीं है। कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि रैबिट में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है यहाँ स्टूडियो में। हेलो। तो फिर रैबिट में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद जो है ह्यूमन ट्रायल शुरू होती हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। फेज 1 ट्रायल जो है उसमें केवल कुछ लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, ये देखने के लिए कि उसके कोई बुरे असर तो नहीं है। फेज 2 में थोड़े और ज्यादा लोगों को, और फेज 3 बड़ी ट्रायल होती है जिसमें कई हजार लोगों को वैक्सीन दिया जाता है।
कुछ को वैक्सीन दिया जाता है, कुछ को वैक्सीन नहीं दिया जाता, कुछ और चीज दी जाती है ये देखने के लिए कि अगर कोई एक आध आदमी में बुरा असर है भी, वो क्या उसके बिना भी हो जाता। और इसलिए जब वैक्सीन इतनी स्टेजेस से गुजरता है तो हम पक्का हो जाते हैं कि इसके कोई बुरे असर नहीं है। कोई कोई चीज जो बहुत ही रेयरली होती है, जो जैसे हमने ट्रायल किया 30,000 लोगों में, अगर उसमें भी एक में नहीं हुआ, वो हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे हम आमतौर पे परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि वैक्सीन का फायदा इतना ज्यादा है कि छोटे मोटे साइड इफेक्ट के बारे चिंता नहीं करी जाती, जो कभी कभी होता है, क्योंकि मेन पर्पस यह है कि बाकी ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर जब तक वैक्सीन मार्केट में आता है, जब तक वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिलती है, काफी कुछ हो चुका होता है जिससे कि हम पक्का हो सकते हैं कि वैक्सीन सेफ है। आप देख रहे हैं कि हाँ, हम लोग जो पैनल पे हैं, डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लिया है, मैंने लिया है। आखिर हम लोगों ने इसीलिए लिया है क्योंकि हम इसके बारे निश्चिंत हैं। जो हमने इसके बारे जाना है, जो हमने इसके बारे पढ़ा है, उससे हमको पक्का है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। थोड़ा साइड इफेक्ट हर चीज का होता है। मैं कार में बैठता हूँ, सीट बेल्ट बांधता हूँ, थोड़ा उसके बहुत फायदे हैं, थोड़ा खतरा उसका भी है। अगर कार में आग लग जाए और मैं उसको नहीं खोल के निकल पाऊं, थोड़ा साइड इफेक्ट वो भी है। लेकिन हमें देखना यह है कि फायदा कितना है और उसके मुकाबले नुकसान होने का रिस्क कितना। ये अल्टीमेटली रिस्क बेनिफिट रेशो को देखना है, और वो वैक्सीन के मामले में बेनिफिट बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत थोड़ा है। हम जिंदगी में हर चीज में रिस्क देते हैं। हम कार में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, हर चीज में रिस्क है। जी, आपने जिक्र किया कि आपने भी वैक्सीन ली है, डॉक्टर अरोड़ा ने भी वैक्सीन ली है, शायद वो आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई थी। डॉक्टर गुलेरिया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज आप 3 लोगों को तो वैक्सीन लग गई और इसी तरह से कई लोगों को देश में वैक्सीन लगाई गई है आज पहले दिन। आपसे समझना ये चाहेंगे कि एक आम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि अब वैक्सीन लगनी शुरू हो गई तो ये क्या ये मास्क उतर जाएगा? वैक्सीन लगने की जो शुरुआत हो गई है, इससे मास्क या 2 गज की दूरी या सफाई जो है, हाथ धोना, वो अभी रुकेगा नहीं। और उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमें 2 शॉट्स लगाने हैं, दोनों शॉट वैक्सीन के लगने चाहिए, और उसके 2 हफ्ते बाद तक ही हमें इम्यूनिटी मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे को दोनों डॉक्टर गुलेरिया की आवाज हम तक स्टूडियो में नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? शायद दर्शक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आई। जी, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो हम कहते हैं मास्क लगाना, 2 गज की दूरी या सफाई रखना, ये हमें वैक्सीन लगाने के बाद भी जारी रखना पड़ेगा। और उसके कारण, एक तो ये कारण है कि जब तक हमें पूरी दोनों वैक्सीन के शॉट्स नहीं लगते, पहला शॉट और दूसरा जो 28 दिन बाद लगना है, और उसके 2 हफ्ते बाद तक जो हमें इंतजार करना है, तब तक हमारी बॉडी में इफेक्टिव इम्यूनिटी पूरी तरह से ऑप्टिमम नहीं होगी, और इसलिए हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं हैं। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि हमें अगर वैक्सीन लगता है तो हमें एक तो प्रोटेक्शन हो सकता है कि हमें सीवियर डिजीज ना हो, हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, हमारी डेथ नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि वैक्सीन से जब हम किसी कोविड व्यक्ति से एक्सपोजर में आए और हमें वैक्सीन लगा हुआ है, तो हमें माइल्ड डिजीज हो, वायरस हमारे नाक में आया, गले में आया, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, कुछ देर के लिए वो वहां पे रहा, 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा हमें बुखार, जुकाम, नजला हुआ और फिर ठीक हो गए हम। लेकिन उस दौरान हम इन्फेक्शन औरों को भी दे सकते हैं, और हो सकता है हमारे परिवार में कोई लोग हैं, हमारे दोस्तों में कोई लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा और वो अभी ससेप्टेबल हैं, तो उनको हम इन्फेक्शन दे सकते हैं और उनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी जब तक हम ये नहीं कहें कि सब लोगों को अच्छी इम्यूनिटी आ गई है, हम सबको लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और सफाई रखना बहुत जरूरी है। और ये हमें कई महीने करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और लोगों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और केसेस कम कर पाएंगे और मोर्टेलिटी भी कम कर पाएंगे। जी, डॉक्टर समीरन पांडा, एक बात बताइए, ज्यादा वैक्सीन होने में एक ये भी तो बात होती है कि ये 70% इफेक्टिव है, ये 80% है, ये 60% है, ये 90% है। जब ये परसेंटेज में जब हम बांटना शुरू कर देंगे तो बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं, मुझे ये वाली वैक्सीन नहीं, मुझे ये वाली वैक्सीन चाहिए, मुझे ये वाली क्यों नहीं लगी। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछे हैं, महत्वपूर्ण, और आदमी लोग सोचते भी हैं, क्योंकि मीडिया में हम पढ़ रहे हैं कि एक वैक्सीन 60% कामयाब रहा और 90% कामयाब रहा। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि मान लीजिए एक वैक्सीन अवेलेबल है जो 60% कामयाब है, प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, लेकिन मैं जो कंट्री में हूँ वो कंट्री में वैक्सीनेशन का जो कवरेज है और जिसको जोखिम है वो इन्फेक्शन या संक्रमण होने का, उसी में हम 90% लोग को कवर कर लिया उसी वैक्सीन से जो 60% कामयाब है, तो मैं उसी देश में रहना पसंद करूंगा। और 90% कामयाब है जो वैक्सीन, लेकिन उसका कवरेज इतना अच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो वैक्सीन मान लीजिए स्टोरेज में रखने के लिए आपको -60, -70 और -80 डिग्री चाहिए, जो देश में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के लिए कामयाब नहीं रहेंगे। तो कौन सा वैक्सीन कौन सा कंट्री में किसके लिए चुनना चाहिए, इसका बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छा तरीका से समझना चाहिए कि वैक्सीन का जो असर हमारा ऊपर होते हैं प्रोटेक्टिव, ये डायरेक्ट इफेक्ट है और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी है। मान लीजिए मेरा फैमिली में 1 या 2 वैक्सीन ले लिया है, तो बाकी जो 2 हैं उनसे, मान लीजिए अभी बच्चे लोगों को या प्रेग्नेंट वीमेन को ये वैक्सीन नहीं देने का, क्योंकि इंडिकेशंस नहीं है, ट्रायल में नहीं आया है एविडेंस अभी तक। लेकिन प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन, दे विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड इफ अदर्स गेट वैक्सीनेटेड। इसको कहता है एक फेंसिंग। किस तरीका से आप एक बेड बना लिया कि जो वैक्सीनेटेड है वो उसका आजू बाजू में है, तो एक बैरियर बिटवीन द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स एंड द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसीलिए डॉक्टर गुलेरिया जो कह रहे थे, उसी के साथ मैं और एक बिंदु जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग मास्क लगाते हैं वैक्सीन लेते हुए भी, तो वी आर क्रिएटिंग लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी। डॉक्टर अरोड़ा कुछ समय पहले बोल रहे थे कि पॉपुलेशन लेवल पे क्या असर है। पॉपुलेशन लेवल पे असर यही होगा कि कोई वैक्सीन लगा लिया, क्योंकि दे आर प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स, और बाकी सारे मास्क, दूरी 6 गज का दूरी जो रखते हैं, ये सब 2 गज का दूरी रखते हैं, ये सब मिल के एक लेयर्स और बैरियर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो बनेगी, उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन दोनों ही हमारा ऊपर काम करता है, पॉपुलेशन लेवल पे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल जो वैक्सीन लगाते हैं, टीका लगाते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, एक बात हम ये समझना चाहेंगे, अब सबसे पहले जो वैक्सीन है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रही है। अगर हम इसको आत्मविश्वास के तौर पर और मनोबल के तौर पर और इसको काम करने में सहूलियत के तौर पर अगर देखें, तो आने वाले दिनों में आप किस तरह का परिवर्तन देखेंगे? एक तो मैं फिर से आज अभी ये कार्यक्रम आरंभ होने से पहले ये अनाउंस किया गया कि आज सारे दिन में लगभग 1,65,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लगाया गया और किसी को भी हॉस्पिटल में दाखिल करने की ज़रूरत नहीं हुई, यानी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। और जहाँ तक इसका एक पूरा वॉर रूम सेट किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से कि अगर कोई समस्या होती है तो एक बात होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, उदाहरण हमारे सामने है, वो हमारे सामने उदाहरण है जी। कि ये सेफ्टी हो जाता है। और जब 2 टीके लग जाते हैं और ख़ास तौर पे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उनमें जो कोविड की वजह से भय है वो कम हो जाएगा, कि उनको लगेगा कि अब हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति आ गई है। तो कुछ जो उनमें अगर कहीं कोई कमी है, कोई डर है, कोई संशय है, तो वैक्सीन लगने के बाद मेरे को लगता है उनका काम का प्रभाव बेहतर हो जाएगा और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा। बाकी जो हम बाकी फ़ायदों की बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे पहले जो हमारे समाज के बहुत मुख्य धारा को चलाने वाले लोग हैं, जो अंग हैं, उनमें एक बेहतरी आ जाएगी, मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी और वो नॉर्मल तरीके से बढ़ने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेरे को लगता है कि असर पड़ेगा इसका। और साथ ही साथ जब ये कोरोना वॉरियर्स वैक्सीन ले लेते हैं तो कोई कुछ भी कहता रहे, भ्रांतियां हैं, दुष्प्रचार है, संशय है, वो भी खत्म हो जाएगा कि भाई जो समाज के सबसे अग्रणी लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम कर रहे हैं,
अगर उनको कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ तो बाकी का होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोनों, एक विश्वास पैदा करना और साथ में लोगों के मन में एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने का, दोनों का विश्वास बढ़ेगा। जी, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपसे यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद हम काफ़ी हद तक ये देखेंगे कि अब बीमारी जो है वो कंट्रोल में, नियंत्रण में आ गई है और उसके बाद वो कभी बढ़ेगी नहीं? कितने % लोगों में वो लग जाए? जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की या हर्ड प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट की। जी, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में अभी की डेट में हमें नहीं पता है कितने % को कवर करने से हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। और अगेन वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग होगा। जहां ज्यादा लोग पास पास रहते हैं वहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जहां कम होते हैं वहां, जहां डेंसिटी कम है वहां ये कम होगा। लेकिन ये सोचा जाता है कि 70-75% लोग अगर इम्यूनिटी हो, या तो इन्फेक्शन नेचुरल होने की वजह से या वैक्सीन की वजह से होने से, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात हम समझ लें कि जो भी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी या हर्ड प्रोटेक्शन कहते हैं, उसमें यह नहीं होता कि वायरस सोसाइटी से या कम्युनिटी से बिल्कुल गायब हो जाता है। उसकी फैलने की गति बहुत धीरे हो जाती है, बीमारी स्थिर सी हो जाती है। थोड़े से लोगों को बीमारी रहती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल गायब नहीं होती। तो हमको, लेकिन उससे होता यह है कि वो इतनी कम हो जाती है कि हम सोसाइटी को नॉर्मल चला सकते हैं। जैसे कि H1N1 आया कुछ साल पहले, शुरू में बहुत जल्दी ज्यादा इन्फेक्शन थे, लेकिन कुछ समय के बाद स्टेबलाइज हो गया। थोड़े से लोगों को इन्फेक्शन होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी नॉर्मल चलने लगती है। तो ऐसा होने के लिए तकरीबन 70% लोगों में इम्यूनिटी होनी चाहिए, वो या तो नेचुरल इन्फेक्शन से हुई हो या वैक्सीन से। हमारे देश के बहुत से हिस्सों में 40-50% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कुछ हो गई है। तो ये सब निर्भर करेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा समय के साथ। मैं नहीं समझता कि आज हम इसके बारे कुछ बिल्कुल पक्का कुछ कह सकें। आज की डेट में ये नहीं कह सकते। जी, डॉक्टर गुलेरिया, एक बात हम यहाँ समझना चाहेंगे, वो ये कि टीकाकरण शुरू हो गया है और पिछले दिनों दो चीज़ें जो हमने देखी वो ये कि जो न्यू वेरिएंट की जो बात हुई थी, जो अब वायरस ये लगातार म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेशन में सबके मन में एक तो ये सवाल आया कि ये इतनी जल्दी से फैल रहा है तो क्या इसमें फेटेलिटी भी ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये कि क्या वैक्सीन इस पर काम करेगी। अभी हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर? देखिए, जो वायरस है और ये आरएनए वायरसेस हैं, ये म्यूटेट तो रेगुलरली करते हैं। कोरोना वायरस जो है, इसकी म्यूटेशन एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा वायरस रिलेटिवली कम होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस में जो हम कहते हैं एंटीजन ड्रिफ्ट, वो बहुत ज्यादा रहता है और वो इसलिए उसकी वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती। लेकिन कोरोना वायरसेस में म्यूटेशन जो है वो रिलेटिवली स्लो रहती है, लेकिन म्यूटेशन तब भी होती हैं वैक्सीन की। तो ये म्यूटेशन जो हो रही है, इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी म्यूटेशंस हुई हैं उसमें ऐसा नहीं आया है कि ये म्यूटेशन से मोर्टेलिटी ज्यादा हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हुई है। वायरस फैल ज्यादा रहा है, लेकिन उससे इट इज नॉट रिलेटिंग टू मोर एडमिशंस या मोर डेथ्स। और ये एक नेचुरल फिनोमेना भी है, क्योंकि वायरस को अगर अपने आप को प्रोपोगेट करना है तो वो ज्यादा विरुलेंस अगर होगा कि ज्यादा डेथ करेगा तो आगे फैल नहीं पाएगा। तो इसलिए एज अ नेचुरल फिनोमेना ऑल्सो द वायरस जो होगा इट विल बी मोर इन्फेक्शियस बट कॉज लेस डेथ्स। दूसरा ये है कि जो हम वैक्सीन बनाते हैं जी, वो स्पाइक प्रोटीन यूज करते हैं, जिसके कई जगह पे वैक्सीन एक्ट करती है। म्यूटेंट्स में जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएंट्स आते हैं, उसमें कुछ हिस्सों में चेंजेस आते हैं, सारे हिस्से में चेंज नहीं होते। तो वैक्सीन तब भी इफेक्टिव रहती है। उसके अलावा वैक्सीन एक और टाइप की इम्यूनिटी देती है जिसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो हमें वैक्सीन से मिलती है वो कई स्तर की मिलती है, और इसलिए वैक्सीन जो है वो तब भी इफेक्टिव रहेंगी अगर म्यूटेशंस हों। तो इसलिए म्यूटेशंस के कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीन एकदम इनइफेक्टिव हो जाएंगी। और अगर मेजर चेंज कोई आया वायरस में, वेरिएंट कोई ऐसा आया,
तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कैन चेंज द वैक्सीन स्ट्रेटजी जिससे वो इफेक्टिव रहे। अभी तक जो हमारी सिचुएशन है उसमें जो वैक्सीन अब सारी दुनिया में जो रोल आउट हो रही हैं, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द म्यूटेंट स्ट्रेन ऑल्सो, चाहे वो यूके का हो या साउथ अफ्रीका का हो। इसलिए मुझे ये कोई ऐसी इसमें चिंता नहीं है कि अभी जो वायरस सर्कुलेट हो रहा है भारत में या दुनिया में, वो उसमें वैक्सीन कामयाब नहीं होगी। ठीक। डॉक्टर समीरन पांडा, सीरो सर्वेज को लेकर अभी क्या स्थिति है, और जो थर्ड नेशनल सीरो सर्वे की अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या आप जानकारी साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये जो थर्ड राउंड ऑफ नेशनल सीरो सर्वेलेंस ये अभी अभी ख़त्म हुए हैं, उसका अभी आंकड़ा लेके विश्लेषण चल रहा है। लेकिन हमें जिस दूर तक पता चला कि फर्स्ट राउंड से 10 टाइम्स बढ़ गया था, जनरल पॉपुलेशन में 0.7% था, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ सीरो सर्वेलेंस में देखा गया कि 7% हुआ था एवरेज। लेकिन अर्बन स्लम सेटिंग में जो संक्रमण वो ज़्यादातर देखा गया था कि 16% और अर्बन नॉन स्लम सेटिंग में 8%। लेकिन अब रूरल सेटिंग के बारे में बात करें, गांव का तरफ चले जाए तो उधर संक्रमण का ये प्रिवेलेंस था 4%। ये था सेकंड सीरो सर्वेलेंस में। थर्ड सीरो सर्वेलेंस में जिस दूर तक हमारा विश्लेषण हो चुका है उसे देखा गया कि इतना ज़्यादा खास नहीं बढ़ा। जो डिफरेंस थे फर्स्ट राउंड का साथ सेकंड राउंड का, सेकंड से थर्ड में बहुत ही 10 टाइम्स ज़्यादा, जैसे मैंने बोला 0.7 to 7%, इस तरीका से संक्रमण नहीं हम देख पाए हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम लोग प्रिवेंटिव बिहेवियर्स अच्छा तरीके से अपनाया है, सावधानी जो बरतना चाहिए वो हम किए हैं, इसीलिए संक्रमण को कुछ रुकावट आ गया है, यही देखने को मिला अभी तक। लेकिन पूरा आंकड़ा 1-2 हफ्ते में आ जाएगा निकल के। डॉक्टर अरोड़ा, एक बात बताइए, बहुत से लोगों के मन में ये बात भी है कि कोविन ऐप के ज़रिए वो अपने आप को किस तरह से रजिस्टर करेंगे, क्या समझेंगे, तो ये किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, बहुत संक्षेप में बताएं, उसके बाद हम अपने दर्शकों को एक छोटा सा क्लिप भी दिखा देंगे। जी। तो कोविन ऐप जो है एक सचमुच का नवाचार है, एक इनोवेशन किया है भारतीय कार्यक्रम ने जी, जिसमें बेसिकली जो उसकी रीड है वो वैक्सीन से रिलेटेड जो सप्लाई सिस्टम है उसको देखने का है कि वैक्सीन कहाँ पर कितनी पड़ी हुई है, टेम्परेचर कैसा है, जिससे कि कहीं पे स्टॉक आउट्स कमी ना पड़े किसी जगह पर पे, वो उसका मुख्य उद्देश्य है। उसके ऊपर जो बेनिफिशियरी की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद पहला वैक्सीन मिलेगा, फिर दूसरा कब मिलेगा, और उसमें अगर कोई इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं, तो वो उनको कैसे डॉक्यूमेंट किया जा सकेगा, ट्रैक कैसे कि हर एक व्यक्ति को किया जाएगा, वो उसके ऊपर किया गया है। तो ये बहुत ही वृहद सा, तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा सा कार्यक्रम सॉफ्टवेयर है जी। और जो जैसे अभी रोल आउट के जो पायलट चल रहा था उसमें भी, और अभी शाम को बताया कि थोड़ी सी उसमें हिचक है, अभी थोड़ी सी कमी है जिसको ठीक किया जा रहा है, और हमें लगता है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में वो पूरी तरह क्षमता में आ जाएगा। लेकिन इस बीच में एक बहुत अच्छी बात है कि अभी इसी बीच में खाली एक तो चिकित्सा के कर्मचारी जो हैं, दूसरे पुलिस और हमारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, और तीसरा म्युनिसिपल के कर्मचारी हैं, इनकी जो वो हैं लिस्टें वो इसके ऊपर लोड कर दी गई हैं। तो वो अभी फिलहाल हमारा को अब बाकी नहीं, अभी काम की अभी ज़रूरत नहीं है। जो आम जनता के लिए यानी 50 साल से ऊपर वालों का जिनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये बड़ी जल्दी खुल जाएगा, जिसमें लोग खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, या ऐसा भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि भाई आपको सहयोग प्रदान, कई लोग होंगे जो नहीं पढ़ सकते हैं या जिनको परेशानी है, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सहयोग केंद्र बनाए जाएंगे जहां से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो नहीं रजिस्टर कर सकते मोबाइल के थ्रू, तो उनके लिए भी ध्यान रखा गया, उनके लिए भी ध्यान किया गया है। और रजिस्ट्रेशन फिर उसमें होने के बाद आपको अपने आप अपॉइंटमेंट आ जाएगा। अगर आपके पास फोन है तो SMS आ जाएगा, नहीं तो दूसरे तरीके से आपके स्वास्थ्य कर्मी आपको बता देंगे कि आपकी इस सूचना तारीख को यहाँ इस टीकाकरण केंद्र पे आपको पहुंचना। ठीक है। और कोविन ऐप के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको दिखाते हैं, इस क्लिप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये ऐप और किस तरह से हमें इसको इस्तेमाल करना होगा। इस टीकाकरण अभियान की बैकबोन है कोविन IT प्लेटफॉर्म। कोविन पोर्टल के जरिए ही पूरे अभियान की निगरानी की जाएगी,
इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। अभी तक 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। जहां जहां टीकाकरण होना है वहां जिला टीकाकरण अधिकारी लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करेंगे और इसके साथ ही वैक्सीनेशन साइट क्रिएट हो जाएगी। कोविन पोर्टल पर डेटा अपलोड होते ही जिस किसी को वैक्सीनेशन लिस्ट में रखा गया है उसको SMS के जरिए वैक्सीन लगने की तारीख और जगह बता दी जाएगी। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोगों को वैक्सीन उनकी सहमति से ही दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने से मना करता है उसकी जानकारी कोविन पोर्टल की लिस्ट से हटा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति SMS मिलने के बावजूद वैक्सीनेशन साइट पर नहीं पहुंच पाता है तो फिर उसका नाम आगे जब भी वैक्सीनेशन होगी तो उसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये बिल्कुल साफ है कि जिस दिन आपको वैक्सीनेशन का टाइम दिया गया है उस दिन आप वैक्सीन साइट पर समय से जरूर पहुंचे, नहीं तो आपको फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वैक्सीनेशन साइट पर हर व्यक्ति को अपना वह फोटो ID वेरिफिकेशन के लिए दिखाना होगा जो उसने पंजीकरण के समय दिया था। ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। टीका लगने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मैसेज के जरिए आपके मोबाइल पर आएगा। साथ ही साथ आपको अगले डोज की तारीख और जगह भी बता दी जाएगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि टीका लगने के बाद अगले 30 मिनट तक आपको वैक्सीन साइट पर ही निगरानी में रखा जाएगा ताकि किसी तरह के साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके। घर भेजे जाने से पहले आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दी जाएगी जिस पर कॉल करके आप कभी भी मदद ले सकते हैं। ये तमाम जानकारी कोविन ऐप के बारे में और आने वाले दिनों में और जानकारी भी आप तक जरूर पहुंचेगी। और डॉक्टर राकेश अग्रवाल, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर हम वायरस की बात करें, आज की दुनिया में आए दिन हम ये सुनते हैं कि किसी न किसी महामारी की चेतावनी आती रहती है और ये भी आता है कि एक और महामारी कोई आ सकती है। तो लगातार इस तरह की बातें सुनकर एक प्रश्न मन में जो आता है वो ये कि क्या दुनिया इस समय वायरस के खतरे में ज्यादा है? वायरस और बाकी जीवाणु पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में है इसके मुकाबले कि जितने हम लोग हैं, और उनकी शक्ति है कि वो धीरे धीरे बदल सकते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ये जीवन का नियम है कि नए जीवाणु आते रहते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। जब थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है तो जो बीमारी होती है वो कुछ लोगों को होती है और वो हम परसीव नहीं करते, वो हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब वायरस में कोई बहुत ज्यादा चेंज आता है तब ऐसा होता है कि बीमारी काफी गंभीर रूप ले लेती है और काफी ज्यादा फैलती है, क्योंकि तकरीबन किसी में भी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, प्रतिरोधन शक्ति नहीं होती। तो जो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा पहले नहीं हुआ। 1918-19 में, आज से 100 साल पहले एक वायरस आया था जो एक अलग तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस था। उसके बाद बीच बीच में छोटे पेंडेमिक हुए हैं लेकिन वो इतने गंभीर नहीं थे जी। बीच में फिर सार्स आया 2003 में, 2009 में हमारे पास दोबारा इन्फ्लुएंजा आया, लेकिन उसमें इतना परेशानी नहीं थी क्योंकि कुछ थोड़ा चेंज था वायरस में। ठीक। और वो वायरस फैल इतना ज्यादा नहीं सकता था, चाहे उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा थी। ठीक है। तो इसलिए वो सार्स खत्म हो गया। ठीक। अब की बार ये जो वायरस आया ये बहुत अलग था, लेकिन अब हर वायरस इतना चेंज होगा वो ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी का नियम है, ऐसा तो चलता ही रहता है। ठीक है। बीच बीच में हर 20-25 साल में एक बार ऐसा होता है या 50 साल में ऐसा होता है, बल्कि ये तो हम कहेंगे 100 साल के बाद 100 साल में। जी चलिए, डॉक्टर गुलेरिया, अब से लेकर और कब तक वो समय आएगा जब हम ये कहेंगे कि कोरोना आया था? ये तो एक बहुत मुश्किल सवाल है कि कब ऐसा समय आएगा। हम सब यही चाहेंगे कि ये समय जल्दी से जल्दी आए जी। लेकिन इस पे डिपेंड, कई चीजों पे ये डिपेंड करता है। एक तो हम कितने लोगों को भारत में ही नहीं दुनिया में वैक्सीनेट कर सकते हैं जिससे कोरोना एक देश से दूसरे देश में ना फैले, वायरस भी इतना चेंज ना हो कि हम उसको कंट्रोल कर पाए, और हमारी पूरी तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तैयारी हो कि हम उसकी स्प्रेड को रोक पाए, सर्वेलेंस कर पाए, जिससे हम ये देख पाए कि जहां पर भी कोई केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे हम कंटेन कर पाए, जिससे वो और जगह और हिस्सों में ना फैलें।
तो इसमें तो समय लगेगा, इस पे प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल होगा। पर मैं यही चाहूंगा कि जल्दी हो जाए, इस साल के एंड तक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जी डॉक्टर समीरन पांडा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रोजाना अलग अलग वायरस और पिछले दिनों बर्ड फ्लू का भी, तो अब किसी भी नए वायरस की बात आती है या उसके नए वेरिएंट की बात आती है तो एक घबराहट सी फैल जाती है, लोगों को लगता है कि ये एक और नई मुसीबत कहाँ से आ गई। क्या हमें अपनी सोच रखनी चाहिए अब से लेकर तब तक जब तक कि कोरोना चला ना जाए? मैं एक ही सोच सभी का साथ शेयर करना चाहूँगा कि वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट्स हो, ये दुनिया जो है, हम जब तक नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, आदमी, जानवर और पर्यावरण, ये तीनों को एक साथ संतुलन में हम जब तक नहीं सीखने का हमारा आता है कि हम नहीं सीखेंगे कि ये संतुलन में रहें, तो ये भी भय या भीति का जो वातावरण है वो होता ही जाएगा। सो वन हेल्थ इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक ऑफ। स्वास्थ्य जो है ये सिर्फ हमारा स्वास्थ्य नहीं है, पर्यावरण का स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए और जानवरों को जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और संतुलन बना के हम रखते हैं, तो ये सारे जो एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स होने का हमें देखने को मिलता है ये कम होता जाएगा। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, जिन तक टीका थोड़े दिनों बाद में पहुंचेगा, अब से लेकर तब तक सबकी सोच कैसी रहनी चाहिए, और जिनको लग भी गया है उनको भी अब क्या करना है आने वाले दिनों में? हमने जहां से इस कार्यक्रम को शुरू किया कि एक सोच हमेशा सकारात्मक रखनी होगी। जी, हमने अभी तक सकारात्मक सोच रखी, इसकी वजह से हमारे देश में इसका बहुत बुरा ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हमने करीब बहुत मुल्कों से बहुत अच्छा इसका मुकाबला किया है। जी। दूसरी चीज़, टीकाकरण हम सकारात्मक रूप से बढ़ाते चलेंगे और जितना अधिक करेंगे उसका प्रभाव उतना बेहतर रहेगा। डॉक्टर पांडा ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं 90% एफिकेसी वाला टीका खाली 30% में लगाऊं या 40% में लगाऊं तो खाली 36% बेनिफिट होगा। ठीक बात। 9 चौक 36। लेकिन अगर 60% वाला 80-90% में होगा तो मैं 55, 56, 60% पे मेरे को बेनिफिट वो इतना फायदा मिलेगा तो इसका मतलब मैं सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जी। तीसरी चीज मेरे को लगता है ये मास्क और सामाजिक हमारी जो दूरी की जगह मैं कहूँ थोड़ी सी समझदारी ये बनाए रखेंगे। और एक चीज को हम बिल्कुल भूल रहे हैं, हमारे समाज ने किया है, और वो ये कि हमने अपने फंक्शंस को कंट्रोल करा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर रहा जो बीमारी नहीं फैली। इसको हमें अपना जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। जी। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, डॉक्टर समीरन पांडा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और चलते चलते, क्योंकि भारत ने इस महामारी से जिस तरह से लड़ाई की है, ये अनुभव भारत का आने वाले वक्त में बहुत काम आएगा। और राहत इंदौरी के शेर के साथ हम बात को ख़त्म करेंगे कि ये आने वाले ज़मानों के काम आएंगे, कहीं छिपा के मेरे तजर्बात रख देना। धन्यवाद, नमस्कार।